गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि हार्ट से संबंधित जो रोग हैं, बीमारी है, ये क्या कौन कौन से हैं और इनका नाम क्या है और ये होते कैसे हैं और इनसे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक से। दैट इज कैसे हार्ट अटैक होता है, हृदय में कहाँ पे नली फंसती है और क्या कारण इसके हैं। तो फिर डालते हैं हार्ट अटैक। तो जो हार्ट अटैक होता है उसमें होता क्या है, जैसे ये हमारा हृदय हो गया, हार्ट हो गया। इस हार्ट में जो होती है, जब नली ये हार्ट पंच करता है तो पूरे शरीर में दूसरी लेके धमनियां चली जाती हैं। ये एओर्टा है, ये अन्य धमनी है, पूरे शरीर में लेके चली जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एक नली ऐसी है जो इस एओर्टा से निकलती है और पूरे हृदय में जो है हृदय का प्रवाह करती है। यहाँ बनाए हैं हम, देखिए रेड कलर में जाती हैं और ये पूरे हृदय में ऐसे फैल जाती हैं और यही वो आर्टरी है जो कि हृदय को रुधिर पहुंचाती है। इस आर्टरी का नाम है, जो ये आर्टरी पहुंचाई, इस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कहिए या फिर कहिए कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी में ही जब कुछ फंस जाता है, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल फंस जाता है तो रुधिर का प्रवाह हृदय में नहीं हो पाता है और यहीं से हार्ट अटैक होता है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे हार्ट है, कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं ऐसे फैले रहते हैं, ऐसे ऐसे, और यहीं से निकले रहते हैं ऐसे। तीन कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि पूरे हृदय में फैले रहते हैं। होता क्या है, फिर ये जाके प्रतिपत्ति नलिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं, प्रतिपत्ति नलिकाओं में डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ रहेंगे, प्रतिपत्ति नलिकाओं में हो जाएंगे डिवाइड। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है, आर्टरी है जो कि हृदय को ब्लड लेके जाती है। तो जवाब आएगा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। इसी कोरोनरी आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल फंसता है, जमा हो जाता है, तभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें जो हार्ट अटैक होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। पहले जो कि सबसे छोटा है इसे कहते हैं माइनर हार्ट अटैक, पहला माइनर हो गया। दूसरा हो जाता है मेजर, मेजर। तीसरा हो जाता है मैसिव, तीसरा क्या हो जाता है? मैसिव। तो ये तीनों हार्ट अटैक क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जब क्या होता है, जैसे धमनी से रुधिर पूरे हार्ट को जाता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। यही कोरोनरी आर्टरी है, ये तीनों कोरोनरी आर्टरी हैं जो कि तीन नलियों में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे पूरे हार्ट बीच में रहता है और पूरे नली जो होती है, कोरोनरी नली जो है पूरे हार्ट में चारों तरफ फैल जाती है। तो होता क्या है, जब आप खाने में अपने वसायुक्त पदार्थ ज्यादा सेवन करेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे नली गया है तो ये नली में जो है धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, धीरे क्या होंगे? जमा होते रहते हैं। काफी 50-60 साल के बाद, लगभग 50-60 साल लग जाते हैं जमा होने में। अब व्यक्ति अगर खाता रहता है तो 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में इसमें क्या होता है, इसका जो एरिया होता है, जैसे नली है, इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम गए तो इसका क्षेत्र और कम हो जाता है। तो इससे पहले समस्या आएगी हाई बीपी की। धीरे धीरे अगर ये जमते जमते काफी बड़ा रूप ले लेता है तो होता क्या है, ये फट जाता है, फटने के बाद पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। तो यही होता है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक सबसे छोटी वाली नली यहाँ नीचे हुई, यहाँ जमती है, तो हृदय में क्या होता है, थोड़ा बहुत दर्द करता है, हल्का सा दर्द का अनुभव होगा, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं माइनर हार्ट अटैक। इसे कहते हैं माइनर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक में सबसे नीचे जो नली होती है, सबसे छोटी छोटी जो नली होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने से उसमें रुधिर का प्रवाह नहीं होता है, इससे कभी दर्द करेगा, बीच में दर्द करेगा। ऐसे अगर 5-6 जम भी जाए, 5-6 नली जम भी जाए पतली पतली, कोई फर्क
नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बाकी सब जगह रुधिर का प्रवाह हो रहा है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं आई। जो छोटी छोटी जो नलियां हैं अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसे कहते हैं माइनर आर्टरी। इसमें क्या होता है, मेजर थोड़ा बहुत दर्द करता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई दे देते हैं और सही हो जाता है। लेकिन अगर कभी कभी होता क्या है, मेजर में क्या होगा, मेजर में क्या होगा, अगर यहाँ पे हो जाए कोलेस्ट्रॉल जमा, यही कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो जाए तो क्या होगा, एक तरफ पूरी तरीके से इधर तो जाता है, इधर जाए, लेकिन इधर ब्लॉक हो जाएगा। जब यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, जब होता है फूट जाएगा, तो पूरी तरीके ढक लेता है, तो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तब व्यक्ति को जो है बहुत तेजी सर्दी धड़कने लगता है और वो चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो है डॉक्टर दवा देता है, थोड़ा बहुत इसमें जो है किसी तरीके से हल्का जगह बनता है और ब्लड आने जाने लगता है। लेकिन होता क्या है, ये फिर जो जगह बना लेता है, तो मिला के कह सकते हैं इधर वाला एरिया कार्य नहीं करेगा। एक बार वो हो गया, फिर हल्का फुल्का दवा से थोड़ा बहुत साफ होता है तो आने जाने लगता है ब्लड और हल्का फुल्का वो काम करता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि एक बार तो हो गया क्योंकि पूरा ब्लॉक कर दिया है, दूसरी बार फिर यहाँ हो जाएगा, तभी बच सकता है आदमी। लेकिन जब तीसरी बार अटैक आएगा यहाँ, तब बचने के चांस नहीं रहते हैं। यही कारण है, कहा जाता है कि अगर 3 बार अटैक आ जाए, 2 बार आ जाए, तो तीसरी बार आदमी को बचने के चांस नहीं रहते हैं। तो अगर यहाँ कहीं आ जाए, पूरी जगह ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन और हृदय काम करना बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गया मेजर, ये मेजर अटैक हो गया। मैसिव अटैक में क्या होता है, यहीं पे ही ब्लॉकेज हो जाते हैं और वहां पे किसी भी तरीके से बचने के चांस नहीं है, ना तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के पास जाने का चांस नहीं रहता है। हम इसे कहते हैं मैसिव अटैक। जो यहाँ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, तो यहाँ का ब्लड सप्लाई, यहाँ ब्लड सप्लाई, यहाँ ब्लड सप्लाई, तीनों बंद हो जाते हैं, आदमी एडवांस डेथ हो जाता है। तो 3 प्रकार के हार्ट अटैक हो गए, एक हो गया माइनर, मेजर, मैसिव। तो माइनर यहाँ हुआ, मेजर यहाँ हुआ और मैसिव यहाँ हुआ। ये सबसे खतरनाक हार्ट अटैक होता है जिसमें आदमी के बचने के चांस 0 होते हैं, वो एडवांस खत्म हो जाता है। मेजर में डॉक्टर के पास गए, दवा हुआ, कुछ दिन चले, सेकंड वाला भी हो गया और भी कम चांस हो गए, और जैसे तीसरा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर माइनर हुआ तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्का फुल्की दवाई देने से जो दर्द है वो शांत हो जाता है, चलता रहता है। तो 3 प्रकार के हार्ट अटैक हो गए, और जो हार्ट अटैक होते हैं ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के जो जमा हो जाते हैं आर्टरी में, तब होता है। तो जो होता है ये अटैक, आखिर हम इसको बचे कैसे, मेन चीज है इससे बचना और जानकारी प्राप्त करना। तो हम ऐसा भोजन कभी ना करें तेल मसाले वाला जिसमें जो है फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हो। प्रयास करिए, ये डालडा हो गया, जितने भी तेल हैं इस सब में वसा पाए जाते हैं, दूध है, दूध के जो मक्खन होते हैं उसमें भी जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसका भी सेवन ना करिए। अगर दूध पी रहे हैं तो मलाई को निकाल दीजिए, तब दूध पीजिए। दूसरी चीज, आप ऐसे भोजन करिए जैसे खट्टे चीज खाइए जिससे ये क्या करे, कम से कम कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो। अगर गुनगुना पानी पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा और यहाँ जो है ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। एक प्राकृतिक दवा है, जब आप लौकी का जूस पीते हैं तो जितने ब्लॉकेज होते हैं इसको तोड़ता रहता है, धीरे धीरे करके साफ कर देता है। तो ये हो गया हार्ट अटैक के बारे में। कहाँ पे होता है, कोरोनरी धमनी में, जब कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं तब अटैक होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं, माइनर, मेजर और मैसिव। तो ये हो गया हार्ट अटैक के बारे में। और ऐसी धमनी जो कि हृदय को लेके जाती है वही कहलाती है कोरोनरी धमनी। एक यहाँ जान लीजिए थोड़ा सा कि जब बच्चा छोटा होता है, तो क्या होता है, ये जो हृदय होता है इसमें एक छोटा सा दिल होता है, छेद होता है, यहाँ छेद होता है इसके आसपास। तो जब माता का जो श्वसन है, ऑक्सीजन है, उस छिद्र के माध्यम से हृदय में जाता है और वही हृदय, तभी हृदय को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। छोटे छिद्र होते हैं, ये लगभग सब में होते हैं, और 4 में से 1 लोगों में छिद्र धकना बंद हो जाता है। लेकिन धकना बंद भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, छिद्र यहाँ पे होते हैं इसके बीच में। तो जो माता का जो प्लेसेंटा है उसके माध्यम से ऑक्सीजन इसी हृदय को मिलता रहता है, फेफड़ा कार्य नहीं करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम बार जो है तब फेफड़ा कार्य करता है, और फेफड़ा कार्य करना तब ही स्टार्ट करता है। लेकिन भ्रूण में जो ऑक्सीजन है उसकी जो हृदय को सप्लाई है ऑक्सीजन की, एक छिद्र के माध्यम से होती है। बाद में यह छिद्र जो होता है धीरे धीरे क्या होता है,
बंद हो जाता है। कुछ लोग में कहीं अलग जगह से हो जाता है तो बंद नहीं होता है, तो उसके अंदर बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, शरीर नीला होने लगता है और शरीर डेवलप नहीं कर पाता है अनेकों प्रकार से। चलिए ठीक है, यह हो गया हमारा जो है हार्ट अटैक संबंधित। अब देखते हैं अब यहाँ देखते हैं जो है क्या है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है यह जो होता है हृदय की गतिविधि को बताता है कि हृदय किस प्रकार गति कर रहा है, ये बताता है। मशीन है जिसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक होता है ईईजी, ईईजी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये मस्तिष्क की जांच करने के लिए होता है। दोनों में अंतर जानिए, यहाँ केवल सी है, यहाँ ई है। अगर ईईजी होगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होगा, ये मस्तिष्क की जांच करने का कार्य आता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। तो ये जो हृदय की गतिविधि को जांचने के लिए कार्य आता है कि हृदय जो सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, कैसे ये गति करता है, लगभग जो आवाज आती है इसको कैच करके ये एक मॉनिटर होता है, ऐसे एक मॉनिटर होता है, ऐसे मॉनिटर रहेगा और इस मॉनिटर में जो है रेखाएं जाती रहेंगी, ऐसे रेखाएं जाती रहेंगी, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। होता क्या है कि जो ये ऊपर है सिस्टोल हो गया, नीचे डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल होता रहता है। जब तक ये धड़कता रहेगा तब तक ये रेखाएं बनती रहेंगी। जिस दिन ये धड़कना बंद कर देता है तो इसकी जगह पे सीधे रेखा आने लगती है। तो आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो वहां देखेंगे कि डॉक्टर जो है उसके हृदय पे मशीन लगाए रहते हैं, पूरा जोड़े रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य का हृदय सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इलाज करते दौरान ये रेखाएं बनती रहती हैं, समझ लीजिए हृदय सिस्टोल डायस्टोल करता रहेगा, हृदय सही धड़क रहा है। अगर नहीं धड़केगा और जैसे ही टीटी की आवाज आएगी और ये बंद हो जाएगा, रेखाएं आना, ग्राफ आना, इसके जगह सीधी रेखा आ जाएगी, मतलब व्यक्ति का जो है हृदय कार्य करना बंद कर दिया है, व्यक्ति का डेथ हो गया है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, कार्डियो एक मसल्स है, इसलिए इसको कार्डियो कहते हैं। ये ग्राफ के रूप में आए इसलिए ग्राफ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसलिए इलेक्ट्रो बोल दिए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जिससे हम लोग हृदय की गतिविधि को मापते हैं। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, इसको आप ध्यान समझिएगा। अब समझते हैं क्या है ब्लड प्रेशर। बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको समझिए, जिसको हम कहते हैं रक्तदाब। क्या बोला जाता है? रक्तदाब। अब समझिए क्या है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, बीपी किसे कहते हैं। हम लोग नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि धमनियों में जो रुझे जाता है तो जो है हाई ब्लड प्रेशर का होता है, 120 mmHg का होता है, उसे जो है 120 mmHg, जो शिराओं में जो आता है उसे 80 mmHg कहते हैं। इसी दोनों के बीच में जो दाब पड़ता है वही बीपी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इसको कॉन्सेप्ट समझिए कि बीपी होता क्या है। जैसे ये धमनी हो गई एओर्टा, ये जो धमनी है, ये जो धमनी है, ये धमनी है, होता क्या है, धमनियां मोटी होती हैं, आप जानते ही हैं, धमनियां मोटी होती हैं। तो होता क्या है, जब ब्लड आता है और इस धमनी पे जो दाब डालता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये धमनी है, ये धमनी है, इस धमनी पे ब्लड का जो दाब डाला जाता है, इससे धमनी हल्का सा सिकुड़ता है, मतलब जो दाब डालता है यही होता है सिस्टोलिक दाब, यही बीपी है जो कि सिस्टोलिक दाब कहलाता है। इसके एवज में यही जो है इसके ऊपर दाब डालता है। तो जैसे न्यूटन की तृतीय का जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, सेम है। अगर ब्लड द्वारा धमनी पे डाला गया दाब
सिस्टोलिक दाब कहलाता है, और धमनी द्वारा ब्लड पे डाला गया दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है। तो इसी की जो दाब है इसी को कहा जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो समझते हैं, देखिए, तो हाई बीपी और लो बीपी ये जो होते हैं, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हम जानते हैं जो मनुष्य का बीपी होता है 120 mmHg से 80 mmHg होता है। मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर 120 mmHg। एक्चुअली में ये सिस्टोलिक दाब होता है, ये होता है सिस्टोलिक दाब, ये होता है सिस्टोलिक दाब, ये होता है डायस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो धमनी के द्वारा, ब्लड के द्वारा धमनी में जो दाब डाला जाता है वो 120 mmHg का होता है, जिसे लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये रक्त दाब होता है। रक्त के द्वारा डाला गया दाब ही रक्त दाब कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, रक्त के द्वारा धमनियों पे डाला गया दाब ही रक्त दाब कहलाता है। ये रक्त है, ये धमनी है, तो रक्त द्वारा धमनियों पे जो दाब डाला जाता है वही रक्त दाब कहलाता है, जिसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हृदय सिस्टोल किया दबा तो ब्लड ऊपर गया और जाकर धमनी पे दाब डाला, तो जो दाब डालता है वो 120 mmHg, 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ये जो दाब डालता है ये पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। Hg पारा है तो पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है, जो कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि बीपी कितना है, ये कहते हैं हाई बीपी, इससे ज्यादा है सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, अब कम क्या हुआ 80 mmHg। तो जो धमनी है, धमनी भी रुधिर पे दाब डालती है वो 80 mmHg होती है, 80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, सामान्य रुधिर दाब यही होता है। ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। अगर इससे बढ़ा हाई बीपी और इससे कम हुआ लो बीपी, दोनों कंडीशन होते हैं। अगर ये बढ़ गया 120 से 140 50 60 हो गया तो ये हाई बीपी कहलाता है, और इससे कम हो गया तो लो बीपी कहलाता है। अगर 120 से बढ़ गया, ये ज्यादा हो गया 140 50 60 हो गया तो हाई बीपी कहलाते हैं। इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोला जाता है। अगर लो बीपी हो गया 80 से कम हो गया, 80 से कम हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, इसे कहा जाता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो अब आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, हाइपोटेंशन किसे बोला जाता है। अगर ब्लड ज्यादा है 120 mmHg से ज्यादा है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी। अगर ब्लड 80 mmHg से कम है, लो ब्लड प्रेशर है, उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। इतना समझ गए। आगे देखिए, बाकी हम ब्लड प्रेशर बता दिए क्या है, एक सामान्य चीज जान लीजिए कि रुधिर द्वारा धमनी पे जो दाब डाला जाता है वही रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त दाब, रक्त द्वारा डाला गया दाब, किस पे, धमनी पे। भाई यहाँ जब पंच करेगा ये धमनी ही है ना, तो धमनी पे ही दाब डालेगा, तो धमनी पे जो दाब डाला वो ब्लड प्रेशर हो गया, रक्त दाब हो गया, और इसके एवज में जो धमनी है इसको भी थोड़ा धक्का देता है, तो इसके द्वारा दाब डाला जाता है, वो हो जाता है जो है डायस्टोलिक दाब, और जो ब्लड डालता है सिस्टोलिक दाब। जो ब्लड धमनी पे डाला सिस्टोलिक दाब, और जब धमनी ब्लड डालती है उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं। ये हो गया 120 mmHg को सिस्टोलिक दाब कहते हैं, और डायस्टोलिक दाब होता है 80 mmHg। सवाल ये पूछा जाता है हाइपरटेंशन क्या होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें रहेगा हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो लो बीपी को क्या बोला जाता है, हाइपोटेंशन। और सिस्टोलिक दाब क्या होता है, तो रक्त द्वारा डाला गया धमनी पे दाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है। कितना होता है 120 mmHg सामान्य कंडीशन में, और डायस्टोलिक दाब कितना होता है 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। डायस्टोलिक दाब क्या है, धमनी द्वारा रक्त पे डाला गया दाब धमनी दाब कहलाता है। तो ये हो गया सिस्टोलिक दाब, ये हो गया डायस्टोलिक दाब। 120 mmHg से 80 mmHg के बीच होता है रक्त दाब, बीपी, ब्लड प्रेशर। तो इस ब्लड प्रेशर को नापते किससे हैं, इस ब्लड प्रेशर को नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। एक यंत्र होता है, आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर लोग जाते हैं और यहाँ पे
बांध देते हैं पट्टी और यहाँ से पंच करते हैं, जिससे 120 mm एलजी से ज्यादा चढ़े और धीरे धीरे उतरने लगे तो पहचानते हैं 120 से ज्यादा जाएगा, ये 180-70 तक लेके जाते हैं। जब नीचे उतरने लगते हैं तो इसी में पकड़ते हैं 120 कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब सही से आ रहा है, तो वही पता कर लेते हैं 120 mm एलजी से कितना ज्यादा है कितना कम है। किसके द्वारा नापा जाता है? तो स्टेगनोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। ब्लड प्रेशर स्टेगनोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। ये हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने ईसीजी के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होते हैं, हार्ट अटैक के बारे में बता दिए हैं, तो लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन इससे संबंधित जो सवाल हैं आप लोग उसका एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है उसको जानना जरूरी है। तो पहला सवाल है कि हृदय की जो ध्वनि होती है, लब डब धड़कता है, उसको किससे नापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। इसे ही कहा जाता है आला। जो डॉक्टर बोलते हैं ना आला है आला, तो आला जो होता है इसी स्टेथोस्कोप के जो वैज्ञानिक नाम है इसका स्टेथोस्कोप, जो ऐसे दिए रहते हैं यहाँ पे एक बना होता है जो टच करके देखते हैं कि हृदय की गति क्या है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि यहाँ से इतना से पकड़ लेते हैं कि हृदय की धड़कन तेज है धीमे है, अगर तेज रहेगा बुखार है, धीमे रहेगा नॉर्मल रहेगा तो ठीक है। और ये धड़कन कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार। इससे अगर ज्यादा होने लगता है बुखार है, इससे कम होने लगता है तभी तबीयत खराब है। तो जो हृदय की धड़कन होती है ये आला स्टेथोस्कोप से नापते हैं। कुछ डॉक्टर हार्ट के जो यहाँ हार्ट बीट होता है इसके नब्ज को पकड़ के जानते हैं। तो वह क्या हृदय की धड़कन किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। क्या नाम है? आला। दूसरा बीपी ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? उस मशीन का क्या नाम है? स्टेगनोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm Hg से 80 mm Hg के बीच। अगला हृदय की जो गतिविधि है, कैसे धड़कता है, कैसे कार्य करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, इसको किस मशीन से नापते हैं? इसको नापते हैं ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। कैसे कार्य करता है हमने इसको बताया। तो एक्चुअली में होता क्या है और जान लीजिए। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो हृदय को एक बार दबने में और शिथिल होने में जो पूरा समय लगता है वो लगता है, यहाँ जान लीजिए 0.8 सेकेंड में जो है हृदय पूरी तरीके से एक चक्कर एक बार पंप करके हृदय पूरे शरीर में खून को भेजता है वापस आता है। पूरी क्रिया करने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। सिस्टोलिक जो दाब होता है उसको करने में पूरी प्रक्रिया 0.5 सेकेंड लगते हैं, और जो डायस्टोलिक होता है 0.3%। ओवरऑल दोनों मिला लेंगे तो आएगा 0.8। पूछा जाता है कि हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और एक बार धड़कने में 70 मिलीमीटर रक्त ही वो प्रवाहित करता है, भेजता है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं, इसको देख लीजिए तथ्य है इससे संबंधित। पहला हो गया कि जागृत सेवन क्या होता है? तो जागृत सेवन जो है उसे लोग कृत्रिम हृदय कहते हैं। कृत्रिम हृदय को जागृत सेवन बोला जाता है। ये जागृत सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगला हृदय की धड़कन जो होता है उसे हार्ट बीट बोला जाता है। हार्ट बीट हृदय की धड़कन। आगे मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय है। हृदय सबसे व्यस्तम अंग है, वो कंटिन्यू क्या करता है? धड़कता रहता है। और ऐसी कौन सी पूरे शरीर में मांसपेशियां हैं जो कि सबसे व्यस्तम है, सबसे ज्यादा कार्य करती हैं, कंटिन्यूअस कार्य करती हैं, तो हो जाती है हृदय की पेशी। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग भी हृदय है और पेशी हृदय पेशी है जो कि सबसे ज्यादा गति करती है, सबसे व्यस्त रहती है। आगे सवाल देखिए, हृदय विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, हृदय को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, एक हृदय निकाल के दूसरा हृदय लगाया गया। ये किए थे 1967 में। 3 दिसंबर 1967 को वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ही थे जो कि हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किए थे। आगे कुछ हृदय के बारे में तथ्य देख लीजिए। जो मछलियों का हृदय होता है इसमें 2 चैम्बर होते हैं, इसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है अलिंद, दूसरा होता है निलय। और सबसे बड़ी बात होती है इन दोनों चैम्बर में ही, ऊपर वाला अलिंद हो गया, नीचे वाला निलय हो गया, इन दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अशुद्ध रुधिर रहता है। इसीलिए जो मछलियों का हृदय होता है उसे हम लोग वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट, क्योंकि इसमें क्या स्वरूप रहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। वेन से बना है वीनस, ध्यान दीजिएगा, वेन से बना है वीनस और इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। तो मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला निलय कहलाता है। अशुद्ध रुधिर बहने के कारण मछलियों के हृदय को वीनस हार्ट बोला जाता है। वेन से बना है वीनस हार्ट। आगे है
कि डॉल्फिन हो गया, ब्लू हो गया, स्तनधारी। हम लोग स्तनधारी हैं, जो बच्चे पैदा करें स्तनधारी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ये भी स्तनधारी है और मनुष्य को स्तनधारी है ही। तो इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं सबके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जितने जानवर हैं जो भी स्तनधारी हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गया। स्तनधारी के हृदय में 4 चैम्बर हो गए और मछली के हृदय में कितने चैम्बर हो गए? 2। यहाँ देखिए 2, 1 अलिंद ऊपर वाला, नीचे वाला नीला है। इसके बाद पूछा जाता है मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ऐसे होते हैं मेढक का हृदय, ऊपर 1 होता है अलिंद, नीचे 2 नीले होते हैं, ऐसे ऐसे बटे रहते हैं, ऐसे होते हैं। आगे जो कॉकरोच होता है इसके हृदय में सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं, जितने ज्यादा खाने होते हैं वो होते हैं 13। पूछा जाता है कि कॉकरोच के हृदय में कुल कितने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 13 चैम्बर होते हैं। दूसरा जीव, किस जीव का रक्त सफेद होता है? वो होता है कॉकरोच का, जिसे चट्टा बोलते हैं। इसके जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन ना पाकर के एक अलग से तत्व पाया जाता है, उसके कारण इसका रंग सफेद होता है। आगे 1 मिनट में मानव हृदय 72 बार धड़कता है और 1 बार में हृदय द्वारा पंप किया गया अधिक 70 ml होता है। आगे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो यहाँ थायराइड ग्लैंड है, एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, वही जाके हृदय को उत्तेजित करता है कि धड़किए। आगे है कि हृदय का जो अध्ययन है इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स है कार्डियक मसल से बना है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी बोला जाता है। और दूसरा है रक्त परिसंचरण तथा धमनी व शिरा का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी बोलते हैं। ये सब सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सिलेक्टेड हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो एंजियोलॉजी बोलते हैं चाहे वो रक्त परिसंचरण धमनी व शिरा के अध्ययन को। आगे कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनी की कठोरता होती है, ये धमनी काफी कठोर हो जाती है कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण। इस रोग को कहते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं जब उस धमनी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं, वो जो है धमनी होती है कठोर हो जाती है, इसे कहते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अब जानिए कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जब ये पंच किया सिस्टोलिक, जब रिलैक्स हुआ डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो दबाव होता है वो 0.8 सेकंड लगते हैं उसमें, और जब डायस्टोलिक होने में 0.3 सेकंड लगते हैं। तो हृदय को एक बार पंप करने में 0.8 समय लगा, और इसी दोनों धड़कनों के बीच में ही सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच में ही हृदय आराम करता है। जो हृदय आराम करता है इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में हृदय क्या करता है? आराम करता है। पूछा जाता है सवाल कि हृदय कब आराम करता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आप बताइएगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं उसके बीच में ही क्या करता है? हृदय आराम करता है। सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक होने में जो है हृदय कितना समय लेता है? 0.5 सेकंड। डायस्टोलिक होने में कितना समय लेता है? 0.3 सेकंड। ओवरऑल हृदय को एक बार पंप करने में और रिलैक्स होने में तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम समय में हृदय एक बार पंप कर देता है, धड़कता है। तो आगे देखिए, और हृदय की जो धड़कन की गति है वो अनुकंपीय तंत्रिका से बढ़ती है। ये अनुकंपीय तंत्रिकाएं जो होती हैं हृदय की गति को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा है अगर बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हाइपरटेंशन, और बीपी अगर कम है तो हाइपोटेंशन। आगे देखिए सवाल है कि धड़कन का बढ़ना, जैसे धड़कन जो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, यहाँ देखिए तो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, अगर एक धड़कन बढ़ते हो जाए 100, 120, 130, तो इस प्रकार के जो डिजीज होते हैं इस रोग को कहा जाता है टेकीकार्डिया। अगर हृदय की धड़कन बढ़ गई है, 1 मिनट में 72 बार से ज्यादा हो रहा है या 72, 80 बार से ज्यादा 100, 150, 110, 120 हो जा रहा है, तो डिजीज कहते हैं टेकीकार्डिया। अगर धड़कन कम हो जाता है उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया जो है ये हृदय की धड़कन से संबंधित है। अगर धड़कन बढ़ जाए टेकीकार्डिया, अगर धड़कन 72 से कम हो जाए, 60 हो जाए, 62 हो जाए, 55 हो जाए, उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। आगे रक्त का जो दाब होता है उसका नियंत्रण करता है अधोवृक्क ग्रंथि, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। यही एड्रीनल ग्लैंड रक्त दाब को नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। जैसे हम कहीं अचानक जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, सांप आगे देख लें, हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अगर ये
अधुनिक ग्रंथि एड्रेनालिन जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, जो कि एड्रेनालिन हार्मोन निकालता है। अगर ये हार्मोन ना निकाले तो संभवतः हमारा हार्ट फट जाए या जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो इसको कंट्रोल करता है, रिलैक्स पहुंचाता है एड्रेनालिन। तो जो हमारा जो हार्ट है उसको नियंत्रित करता है, बहुत तेजी से धड़कने नहीं देता है। बाकी पोटेशियम और कैल्शियम होते हैं जो इसके संकुचन और क्रियाओं में सहायता करते हैं। तो ये ओवरऑल आज हार्ट खत्म हो गया है, इससे संबंधित कुछ नहीं बचा है। अगर कहीं एग्जाम में आता है इससे बाहर नहीं आएगा। आज बस इतना ही, पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।